पैसा वसूल is brought to you by BSE's Investor Protection Fund. नमस्कार, पैसा वसूल की एक नई कड़ी में मैं करुणा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। शो की शुरुआत करेंगे व्यय सेगमेंट से। घर घर जाके काम कर कर अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करने में अपने पति का साथ देने वाली सुरेखा की वित्तीय पहलुओं पर डालेंगे नजर, लेकिन उससे पहले देखते हैं इस हफ्ते की खास खबरें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने कंपनियों के लिए कर्मचारियों के IFSC कोड के साथ बैंक खाता नंबर उपलब्ध करना अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का मकसद अंशदान करने वाले कर्मियों को स्थायी भविष्य निधि खाता नंबर यानी UAN आवंटित करना और भुगतान आसान बनाना है। दवा मूल्य प्राधिकरण यानी NPPA ने 36 दवाओं और उनके 43 अन्य पैकों की अधिकतम कीमत तय कर दी है। इन दवाओं में मुख्य रूप से एंटी इन्फेक्शन, गैस्ट्रो ड्रग, डायबिटीज से संबंधित दवाएं और टीके शामिल हैं। रिजर्व बैंक जल्द ही 10 रुपए के नए नोट जारी करेगा, जिस पर रुपए का निशान बना होगा। इस नोट पर पिछले साल रिजर्व बैंक के गवर्नर का पदभार संभालने वाले रघुराम राजन के हस्ताक्षर होंगे। केंद्रीय बैंक ने बताया कि ये नोट महात्मा गांधी सीरीज 2005 के तहत जारी किए जाएंगे। सुरेखा की वित्तीय स्थिति पर नजर डालते हैं हमारे संवाददाता संजीत कुमार के साथ। महाराष्ट्र के शोलापुर में जन्मी सुरेखा राजू दुर्गावड़े का बचपन झाड़ू पोछा और बर्तन आदि धोने में खो गया। जब से होश संभाली तब से वो इस काम में लगी हैं और आज भी अपने परिवार का पेट भरने के लिए ये काम कर रही हैं। मैं गांव से आई, सोलापुर से। मम्मी लेके आई, मैं जब छोटी थी, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। मम्मी लाई, हम लोग को बड़ा किया, शादी हो गया। अभी भी वही काम करते हैं। गरीबी इतनी है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, 2 बेटी है, कैसा करने का शादी, कैसा क्या, बहुत टेंशन होता है। मुंबई के एक चौल में किराए पर रहने वाली सुरेखा सुबह से लेकर रात तक काम करती हैं ताकि वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकें। सुरेखा अपने पति और 2 बेटियों के साथ रहती हैं। दिन भर काम करती हूँ, 5-6 घर का काम करती हूँ और जो आमदनी आती है महीने की वो 5-6 हज़ार आती है। आजकल महंगाई इतनी हो गई है, वो तो कुछ पूरा पड़ता नहीं है। सुरेखा जो भी कमाती हैं उनमें से वो कुछ बचत करने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी वो बचत करने में नाकाम रहती हैं। खर्चा हो ही जाता है, कुछ बचत तो होती नहीं। 5-6 हज़ार कमाती हूँ और घर में ये कॉलेज में अभी फ़ी बढ़ रही है, अभी डोनेशन भरा, वो कहाँ से लाएंगे इतना भरने को भी, वो किया, घर में खर्चा हो जाता है, बचत तो कुछ भी नहीं होता है। कोशिश बहुत करते पर नहीं होता है। सुरेखा के पति राजू दुर्गावड़े बचपन में पोलियो का शिकार हो गए थे। राजू वॉचमैन की नौकरी करते हैं। मैं वॉचमैन की करता हूँ, मेरे को पगार है 4,500। जो भी मैं कमाता हूँ सब खर्चा हो जाता है, बचता है कुछ नहीं। राजू को 5-6 साल पहले लकवा का अटैक आया था, जिसके कारण उनकी जिंदगी का सफर और भी कठिन हो गया। उनके इलाज में करीब 30-40 हजार रुपए का खर्च आया, जिसका इंतजाम उनकी पत्नी सुरेखा ने ही किया। 5-6 साल से मेरे को लकवे का तकलीफ हुआ था, इसलिए बोलने में तकलीफ होती है। मेरे को पहले से हुआ था, तब से 30-40 हजार रुपया खर्चा हुआ है, सब मेरा और उठाया है घर काम करके। इतनी कठिनाइयों के बीच सुरेखा ने खुद के लिए 1 लाख रुपए की जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी है। मैंने बीमा निकाला है 1 लाख का, महीने का 700 रुपया भरती हूँ। घर की बदहाल स्थिति को देखते हुए सुरेखा की बड़ी बेटी प्रिया ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगी ताकि घर की माली हालत सुधर सके। मैं जहाँ काम करती हूँ उधर मुझे मंथली पेमेंट 6,000 है, मम्मी को देती हूँ घर खर्चे में। सुरेखा की छोटी बेटी लक्ष्मी अभी 11वीं में पढ़ रही है और वो बड़ी होकर कुछ बनने की तमन्ना रखती है। मैं अभी 11th स्टैंडर्ड में हूँ। मैं 12th तक पढ़ना चाहती हूँ और 12th के बाद कोई अच्छा कोर्स करना चाहती हूँ, जैसे कि कंप्यूटर वगैरह। ये सब करके मम्मी को कोई थोड़ी सी हेल्प हो सकती है। सुरेखा को एक ही चिंता सता रही है कि उनकी दोनों बेटियों की शादी में होने वाले खर्च के लिए वो कैसे इंतजाम करेंगी। इस बारे में वो हमारे एक्सपर्ट से सलाह चाहती हैं। आइए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास
और लेते हैं सुरेखा की आर्थिक स्थिति पर उनकी राय। सुरेखा जी, खुशहाल ज़िंदगी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी आमदनी और खर्च के बीच में सही तालमेल होना चाहिए। आप जितना भी हर महीने कमाती हैं उसमें थोड़ा पैसा निवेश करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी बचत होनी चाहिए और उस बचत को अच्छी तरह से निवेश करना चाहिए। साथ ही आपने खुद देखा आपकी ज़िंदगी में कि आपने अपने पति के लिए उनकी बीमारी पर काफ़ी खर्च किया है। उस बात को ध्यान में रखते हुए एक स्वास्थ्य बीमा हर व्यक्ति को लेना चाहिए। तो आपको अपने परिवार के लिए, जिसमें आप, आपके पति और साथ में आपकी बेटियां भी कवर हों, ऐसी एक स्वास्थ्य बीमा योजना आपको लेनी चाहिए। इस तरह से क्या होगा कि कभी अगर किसी तरह से कुछ दुर्घटना होती है, कोई बीमारी पर खर्च होता है, अस्पताल में भर्ती करना होता है, उसका जो खर्च होता है वो आपको उस स्वास्थ्य बीमा योजना की तरफ से, कंपनी की तरफ से पैसा मिल जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको जितनी जल्दी हो सके एक स्वास्थ्य बीमा योजना लेनी चाहिए। साथ ही दूसरी बात जो ज़रूरी है वो है जीवन बीमा। आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी पर 1 लाख का जीवन बीमा लिया हुआ है। आज की तारीख में 1 लाख बहुत अच्छी अमाउंट नहीं होता है। आपको थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए कि इसको भी बढ़ाना चाहिए, ताकि भगवान ना करे अगर किसी तरह की कोई दुर्घटना होती है तो उस स्थिति में परिवार के दूसरे सदस्यों को किसी तरह से पैसे की कमी ना हो। उसको ध्यान में रखते हुए एक थोड़ा सा और ज़्यादा रकम के साथ में आपको जीवन बीमा लेना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रहे कि वहाँ पर उसका प्रीमियम बहुत ज़्यादा ना हो, अन्यथा आप बहुत अच्छा प्रीमियम देते रहेंगे, आपके दूसरे जो विकल्प हैं, दूसरी ज़रूरतें हैं, उनके लिए पैसा नहीं बच पाएगा। तो कम प्रीमियम वाली एक पॉलिसी आप अपने लिए और लें। साथ ही ज़रूरी है कि हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाएं और उसको आप निवेश करें। जितना भी हो सकता है आपकी जो आमदनी है उसमें से आपकी बेटी और आपके पति सबकी मिला के जो महीने की 15-16 हज़ार की आमदनी होती है उसमें से 2-3 हज़ार रुपया कम से कम बचाएं और उस पैसे को निवेश करें। आप पोस्ट ऑफिस में आरडी भी कर सकती हैं, बैंक में आरडी कर सकती हैं, और साथ ही म्यूचुअल फंड एक निवेश का बहुत ही अच्छा साधन है, उसमें निवेश किया जा सकता है। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो उसके लिए म्यूचुअल फंड एक बेहतर विकल्प है। यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद होती है। तो आप अपना पहला काम है कि पैसा बचाएं। जब पैसा बचेगा फिर उसके बाद में उसको अच्छे तरीके से निवेश करें। आपको तीनों बातों का ध्यान रखना है कि जो भी आप योजना में निवेश कर रहे हैं वहाँ पर पैसा सुरक्षित भी हो, आपको पैसे के ऊपर कुछ लाभ भी मिले, और साथ ही आपको जब ज़रूरत पड़े उस वक्त वो पैसा निकाला जा सके। जैसा आपने बताया आपका एक मुख्य लक्ष्य है बेटी की शादी, उसके लिए आप पैसा जमा करना चाहती हैं। अगर आप हर महीने 3,000-4,000 रुपया भी बचा सकती हैं तो उसको म्यूचुअल फंड में ज़रूर निवेश कीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक निवेश का अच्छा माध्यम है। यहाँ पर आपको अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद होती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी थोड़ी सी प्लानिंग करें, पैसा बचाएं, निवेश करें, स्वास्थ्य बीमा ज़रूर लें, और साथ में अपना जो जीवन बीमा है उसको भी बढ़ाएं, और थोड़ा सा अपना इमरजेंसी के लिए पैसा सेविंग बैंक में भी बचा कर रखें। अगर आप भी हमारे व्यय सेगमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं या अपनी आर्थिक समस्याओं पर हमारे एक्सपर्ट से राय लेना चाहते हैं तो हमें ज़रूर ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है paisavasool3@gmail.com। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पेश करेंगे रिवर्स मॉर्टगेज पर एक खास रिपोर्ट। देखते रहिए पैसा वसूल। India's most trusted exchange, BSE. Experience the new. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Trade on the fastest exchange in India. BSE. Experience the new. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index.
The new mobile app from BSE. Now take BSE wherever you go. India's fastest exchange. BSE. Experience the new. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अपना घर किराए पर देना कमाई का एक अच्छा जरिया बन गया है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि अपने घर को गिरवी रखकर भी आप धन अर्जित कर सकते हैं? हमारी संवाददाता रत्ना नायर के साथ आइए देखते हैं रिवर्स मॉर्टगेज पर एक विस्तृत रिपोर्ट। 2007 से भारत में लागू हुई रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक अपने घर को गिरवी रखकर लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अगर जॉइंट लोन लेना हो तो जॉइंट होल्डर की उम्र 58 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। रिवर्स मॉर्गेज किस बेसिस पे काम करता है? तो आपका घर जो है, आपकी ओनरशिप वाला जो घर है, उसके अगेंस्ट आपको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देगी। यह लोन आपको मंथली, क्वार्टरली, साल में 2 बार या सालाना ऐसे किश्तों में मिल सकता है। ये लोन अगर आपकी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसके पास से आप ले रहे हो वो आपको दे तो लमसम भी दे सकते हैं, मगर उसमें एक कैप है कि लोन का टोटल अमाउंट का सिर्फ 50% सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 15 लाख ही आपको लमसम में मिल सकता है। ये लोन लेते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस घर के अगेंस्ट आप लोन ले रहे हो उसका इंश्योरेंस किया गया हो। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो बैंक्स शायद ये लोन आपको ना अप्रूव करें। ये प्रोडक्ट भारत में बहुत नया है, इंडिया में ज़्यादा लोग ये इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट ये अच्छा प्रोडक्ट है जिसे हम हमारी रिटायरमेंट इनकम सप्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लोन की रकम प्रॉपर्टी की डिमांड, उसकी करंट मार्केट वैल्यू और घर की हालत पर निर्धारित होती है। लोन का इंटरेस्ट रेट होम लोन रेट पर ही आधारित होता है। बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये लोन आपको किस क्राइटेरिया पे देंगे? आपकी उम्र, रेट ऑफ इंटरेस्ट और मार्केट में आपके घर की वैल्यू क्या है, उसके बेसिस पे से लोन अमाउंट डिसाइड किया जाता है। जाहिर सी बात है कि रियल एस्टेट है तो उसके प्राइस का उतार चढ़ाव होगा, तो बैंक्स और लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस 5 साल में एक बार आपके प्रॉपर्टी की रिवैल्यूएशन करेंगे। उसके हिसाब से लोन अमाउंट बढ़ेगी या कम भी हो सकती है। यह लोन आप जो लेते हैं उसका एंड यूज़ भी निर्धारित है, मतलब आप किसी भी चीज़ के लिए ये पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप आपके घर के रेनोवेशन के लिए या घर को अपग्रेड करना है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आई हो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको आपकी पेंशन इनकम को सप्लीमेंट करना हो और उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रिवर्स मॉर्गेज के तौर पे लिया हुआ लोन आप बिजनेस और गैम्बलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। होम लोन के विपरीत रिवर्स मॉर्टगेज के तहत लिए गए लोन को लौटाने की बाध्यता कर्जदार की न होकर उनके वारिस की होती है। कर्जदार की मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी उस घर में रह तो सकती है, लेकिन अगर वो जॉइंट होल्डर न हो तो वो पेमेंट्स की हकदार नहीं होगी। लोन की कालावधि कम से कम 10 वर्ष और अधिकतम 20 वर्ष की होती है। ये लोन को रीपे करना ज़रूरी नहीं होता है आपकी कालावधि में, मतलब आप जब तक ज़िंदा हो तब तक ये लोन रीपे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको करना हो तो आप वो लोन रीपे कर सकते हो। ये लोन के हिसाब से आप जब ये लोन लेते हो तो आप आपके घर में रहना कंटिन्यू कर सकते हो जब तक अगर जॉइंट ओनरशिप है तो जब तक दोनों ओनर जिंदा है तब तक ये लोन की भरपाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वो घर में रहते हो तो अगर आप वो घर छोड़ के चले गए या आपकी मृत्यु हो गई या आप वो घर ऑक्यूपाई नहीं करते हो तो ये बैंक आपके वारिस जो होंगे उनके पास से उनको ये ऑप्शन देंगी ताकि वो लोन रीपे कर सकें। यदि वो लोग लोन रीपे नहीं करते हैं तो बैंक प्रॉपर्टी बेच के उनका लोन और इंटरेस्ट अमाउंट का भुगतान कर लेगी। इसके तौर पे मिलने वाली इनकम जो होती है वो ईएमआई, जो रिवर्स ईएमआई आपको बैंक देती है, आपकी इनकम नहीं गिनी जाएगी, इसलिए इसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं होता है। यहाँ पे टैक्स इम्प्लीकेशंस करवाएंगे यदि ये घर बिक जाता है और उस पर कोई कैपिटल गेन्स हो तो आपको वो कैपिटल गेन्स टैक्स भरना आ सकता है। इसकी विधि थोड़ी लंबी जरूर है क्योंकि इसमें बहुत डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, लेकिन वृद्ध व्यक्तियों के लिए रिवर्स मॉर्टगेज एक स्थायी मासिक आय के लिए बहुत अच्छा विकल्प है। घरेलू काम करने वाले लोग या मजदूर, ऐसे लोग आर्थिक क्षेत्र से बाहर होते हैं।
इस तरह के लोगों को कैसे करनी चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग, बता रही हैं हमारी एक्सपर्ट दीना मेहता। अगर आप दैनिक मजदूर हो, मतलब कि आपको एक परमानेंट नौकरी आपके पास नहीं है और आप रोज़ के रोज़ काम के लिए जाते हैं और कभी कुछ दिनों में काम मिलता है और कुछ दिनों में काम नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी है कि आपको जिस दिन काम मिले उस दिन आप कुछ छोटे से पैसे की आप बचत कीजिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि ये पैसे जिस दिन काम नहीं मिले उस दिन के लिए वो काम में आते हैं, लेकिन छोटी छोटी अगर हम बचत की आदत डालें तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। नहीं तो हर बार ऐसा होता है कि आज के पैसे हम खर्च कर डालें, कल काम मिले नहीं मिले उसका भरोसा नहीं और हम बचत नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसे जो रोज़ काम करने वाले लोग हैं इनको अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी आपत्ति है बीमारी की कि उसके लिए कोई भी कवर नहीं रहता है, और अगर छोटी मोटी बीमारी हो या तो कुछ ऑपरेशन करने पड़े तो ये सब बातों के लिए कोई भी बचत नहीं रहती। तो ऐसे समय में इंश्योरेंस बहुत ही काम में आता है, और हमारी सरकार की भी कई सारी योजनाएं हैं जहां पर इंश्योरेंस का 50,000 रुपये तक का क्लेम मिलता है, और इसके अलावा जो रेगुलर इंश्योरेंस कंपनी है उनकी भी 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का आपको इंश्योरेंस मिलता है। तो सरकारी दवाखानों में भी अगर हम जाए तो हमें दवाइयाँ वगैरह बाहर से लानी पड़ती है, तो ऐसे समय में अगर मेडिकल इंश्योरेंस हो तो ये बहुत ही काम में आता है। तो 2 बातें खास ध्यान रखिए, एक तो जो भी आपकी दैनिक आवक आती है उसमें से आप कुछ पैसे बचत कीजिए, और दूसरी बात आप मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं ऑनलाइन ज्वेलरी का उद्योग चलाने वाले एक उद्यमी से। देखते रहिए पैसा वसूल। Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. मैं हूं सूर्यदेव। एक बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा। अब तुम आज के NAV पर म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, मेरे ढलने से पहले का NAV। BSE Star Mutual Fund Platform, punctual like the sun. India's most technologically advanced exchange, BSE. Experience the new. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग काफ़ी प्रचलित है। आप घर बैठे अपनी ज़रूरत और शौक का सामान खरीद सकते हैं। इस ट्रेंड के मद्देनज़र विकास सहिता ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर शुरू किया एक ऑनलाइन ज्वेलरी स्टोर। हमारी संवाददाता रत्ना नायर के साथ आइए मिलते हैं विकास से और नज़र डालते हैं उनके सफ़र पर। अमेरिका में MBA की पढ़ाई और इंश्योरेंस और रिटेल सेक्टर में बेहतरीन काम करने के उपरांत भी अपने देश और परिवार के प्रति लगाव ने विकास साहिता को भारत की ओर आकर्षित किया, लेकिन एक बड़े कंपनी में डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग की पदवी त्याग कर स्वदेश लौटना उनके लिए आसान नहीं था। अगर आपकी एक बहुत अच्छी जॉब है तो आप और बहुत अच्छे वेल सेटल्ड पोजीशन पर आप पहुँचे हैं 5 साल मेहनत करने के बाद US में, तो विदेश में, तो आप क्यों ये सब छोड़कर बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं? और जबकि आप मतलब अच्छी सैलरी से सीधा ज़ीरो पर आ रहे हैं, तो वो एक इमोशनल कॉन्वर्जेसन होता है फैमिली के साथ। मेरे बॉस ने भी मुझे बोला था कि आर यू श्योर, और उन्होंने भी मुझसे यही कहा था कि अगर 1 साल में आपको लगे कि आपका व्यवसाय इंडिया में नहीं चल रहा है तो आप मुझे फ़ोन करके बताइए। तो ये उनकी तरफ से बहुत ही अच्छी चीज़ थी, बट मैंने उनका कार्ड ही फाड़ के फेंक दिया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर अपने देश में हम अपना बिज़नेस नहीं जमा सकें तो विदेश में जाकर नौकरी करना बेकार है।
भारत में उनकी मुलाकात फाइनेंशियल कंसल्टेंट शेफाली साहिता से हुई, जो आज उनकी धर्मपत्नी हैं। दोनों ने 2011 में ई कॉमर्स के क्षेत्र में कदम रखा और अमेज लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स की स्थापना की। बातों बातों में हमने ऐसे एक बिज़नेस आइडिया उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि बिकॉज़ वो यूएस में थे, वो बता रहे थे कि वहाँ पर कैसा होता है रिटेल इंडस्ट्री और स्पेशली ई कॉमर्स, तो मेरा भी वैसे इंटरेस्ट था उसमें। हमने 2 या 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे। उसमें से एक था डियोवानी, विच इज़ आवर ब्रांड ऑफ लाइफस्टाइल ज्वेलरी या फैशन ज्वेलरी जिसे कहते हैं, और दूसरा हमने एक और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ट्राई किया था, इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरीज़ में। पर दोनों प्रोडक्ट्स में से जो ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ वो था फैशन ज्वेलरी, क्योंकि जो प्राइस होती है फैशन ज्वेलरी की वो 500 से लेकर 1500 तक 2000 तक ही सीमित होती है। शुरुआत की थी डियोवानी मॉडर्न कंटेम्प्रेरी विमेंस ज्वेलरी के साथ। हमने मेंस में लेदर ज्वेलरी चालू की और स्टेनलेस स्टील ज्वेलरी चालू की। ऑनलाइन ज्वेलरी के उद्योग की स्थापना के लिए कुछ कानूनी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। पहले अपनी कंपनी रजिस्टर कराने पड़ेगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के साथ, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। आपको एक सीए की ज़रूरत पड़ेगी, तीनों में आपको सीए की ज़रूरत पड़ेगी, बट सीए की इन्वॉल्वमेंट प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होगी। प्राइवेट लिमिटेड में आपको शेयर कैपिटल डिक्लेयर करके अपने शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, तो आपको वो कैपिटल एज अ डायरेक्टर इन्वेस्ट करना पड़ेगा कंपनी में, और वो आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद आपको म्यूनसिपैलिटी के लाइसेंस लेने पड़ेंगे, और आपके स्थान में, आपके क्षेत्र में, आपके स्टेट में जो भी लाइसेंसेस है फॉर अ रिटेलर या शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट, उसके लाइसेंसेस आपको लेने पड़ेंगे। 50 लाख की जमा पूंजी से उन्होंने इस उद्योग की नींव तो रख दी, पर उसके बाद के सफर में काफ़ी मुश्किलें आईं। स्टार्टिंग में कैश फ्लो की बहुत प्रॉब्लम होती है, जो हमें भी हुई थी फर्स्ट 1 ईयर में, और जब तक हमें अपना फर्स्ट बड़ा क्लाइंट ऑनलाइन रिटेलर मिला था तब तक काफ़ी स्ट्रगल था, बिकॉज एम्प्लॉयज़ को पैसे भरने होते हैं, रेंट देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी देनी होती है और दूसरी चीज़ें करनी होती है। तभी हमने एक जगह ओनरशिप पे थी हमारी, दूसरी जगह रेंट पे थी, तो उस हिसाब से हमें रेंट के भी पैसे भरने होते थे और वो महीने के महीने भरने होते थे, जबकि हमें जो रेवेन्यू और जो कमाई होती थी वो 1 महीने के अंदर आने वाली नहीं होती थी, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स कहते थे कि हम आपको 90 डेज़ में पेमेंट करेंगे, और हमारा आउटगोइंग कैश साइकिल होता था 30 डेज़ का। और कमीशंस बहुत काफ़ी हाई रहते हैं ऑनलाइन बिजनेस में, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज़ हैं, पोर्टल्स हैं जो मार्केटिंग करती हैं ऑर्डर के लिए, वो काफ़ी कमीशन लेती हैं हमसे ऑर्डर दिलवाने के लिए हमें। तो उस हिसाब से लॉजिस्टिक्स कमीशन और जो पीपल कॉस्ट है, दैट कैन बी between 70 to 75% of our business, because that is the core cost component of our business. थोड़ा टाइम हमारे जो सारे बिल्स थे वो क्रेडिट पे थे, सो वो फेज़ हमारे लिए डिफ़िकल्ट था, और स्पेशली तभी हमारी नई नई शादी हुई थी, तो हमें ऐसा लगता है कि शादी के स्टार्ट में अगर ऐसा फेज़ है, बट आई थिंक हम दोनों इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। चुनौतियों से जूझते हुए आज विकास और शेफाली ऑनलाइन ज्वेलरी के क्षेत्र में अपना सिक्का जमाने में कामयाब हुए हैं। इस साल वी आर ऑन टारगेट कि हम 2.5 to 3 करोड़ के लगभग टॉप लाइन बिजनेस करेंगे, और जो प्रोसीड्स हमारे बिज़नेस से आते हैं वो हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं बिज़नेस में, बिकॉज हमने ये सोचा है कि लगभग 7 से 8 साल तक जो एंड होगा 2018-2019 में, कि हमारा इन्वेस्टमेंट फेज़ रहेगा बिजनेस में। प्रॉफिट्स रफली इन दिस इंडस्ट्री हमारे हिसाब से 12.5 से 15% तक प्रॉफिट्स होते हैं, नेट प्रॉफिट्स, ऑफ विच आफ्टर कंसिडरिंग डिप्रिसिएशन एंड अदर कॉस्ट आपको समझ लीजिए 8 से 10% तक प्रॉफिट्स निकलते हैं। कैटलॉगिंग में हम लोग को थोड़ा सा चैलेंज था कि ये डिज़ाइंस हम कैसे बेचेंगे, बट धीरे धीरे हमने एक्सपीरियंस के साथ लर्न किया, जैसे जैसे हमने अच्छी डिज़ाइन टीम हायर की, और हम लोग ने और अपना टाइम थोड़ा सा डिज़ाइंस में भी डालना चालू किया, तो हमको रियलाइज़ हुआ कि हमारे कैटलॉग्स जो हैं बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो हम लोगों ने 100 डिज़ाइन से स्टार्ट करके आज 3 साल 4 साल में हम लोग 2000+ डिज़ाइंस पे हैं।
हालांकि ज्वेलरी की बिक्री ज्यादातर शोरूम्स और स्टोर्स के जरिए होती है, लेकिन लगभग 200 करोड़ की ऑनलाइन ज्वेलरी मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसकी ग्रोथ रेट ऑनलाइन मार्केट से 5 गुना ज्यादा है। क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करते हैं और डियोवानी ज्वेलरी का हर प्रोडक्ट रिटर्न गारंटी के साथ आता है। तो 90 डेज़ में अगर आपको वो प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप रिटर्न कर सकते हैं। 90 डेज़ के आगे के पीरियड में भी अगर कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से टूट जाए तो हम लोग वो फ्री में रिप्लेस कर देते हैं और वो हम कस्टमर के द्वार से पिकअप करके उनके द्वार तक डिलीवर भी करा देते हैं। बेस्ट डिज़ाइंस आपको देते हैं और डिज़ाइनर ज्वेलरी देते हैं कम दामों में, जो आई थिंक डियोवानी डिज़ाइनर स्टेटमेंट नेकलेसेस की रेंज 600 रुपये से चालू होकर 1500 रुपये तक है और वो आप कैटवॉक पर देख सकते हैं, आप फैशन शोज़ में देख सकते हैं। बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनर्स वो ज्वेलरी बहुत ज़्यादा प्राइस रेंज में बेचते हैं, हम वही कम रेंज में बेचते हैं, एज़ वेल एज़ रिटर्न गारंटी और वारंटी के साथ बेचते हैं, तो आपको पता है कि आपको अच्छी चीज़ मिल रही है। विकास और शेफाली अपने तजुर्बे की बदौलत मार्केट में बढ़ते कंपटीशन का सामना कर रहे हैं और अपने व्यवसाय को फैला रहे हैं। हमने ये देखा कि लोग ऑनलाइन ही जाकर देखते हैं वो प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन क्या है, उसके रिव्यूज़ क्या है और उसके हिसाब से वो ख़रीदने का डिसीजन बेस करते हैं। तो हमने फोकस किया है क्वालिटी के ऊपर और हमारा खुद का फैब्रिकेशन डिज़ाइन यूनिट है। तो हर प्रोडक्ट में हम पहले खुद वो प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, उसके हिसाब से उसको बनवाते हैं, यहाँ खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। विकास और शेफाली का ये सफ़र उनके कर्मचारियों के लिए बहुत प्रेरणात्मक रहा है। बहुत सारा डिफरेंस है जब मैंने ज्वाइन किया था और आज के इसमें कितना हम लोग एडवांस्ड आए हैं या कितने चेंजेस हुए हैं। तो वो सब मुझे बहुत मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि आई नीड टू सर्च अनदर जॉब और आई एम नॉट लर्निंग, मैं कुछ अच्छी चीज़ें नहीं सीख रही हूँ या मैं कुछ ग्रोथ नहीं कर रही हूँ अपने करियर में। मेरे लिए इंस्पायरिंग ये चीज़ थी कि वो 5 साल यूएस में रह के आए, फिर भी यहाँ पे आके उन्होंने इंडिया के लिए या इंडिया में बिज़नेस करने की सोची। वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप यूएस में या यूके में कहीं पे भी रह रहे हैं, बाद में इंडिया में आने का आपका मन नहीं होता है जल्दी से, और यहाँ पे आके बिजनेस ग्रो करना वो बहुत कॉम्पिटिटिव चीज़ है। अमेज लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स का विस्तार शोरूम्स में भी करने का प्रयास जारी है और फैशन ज्वेलरी के साथ लेदर एक्सेसरीज भी इस उद्योग में शामिल किए गए हैं। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पेश करेंगे हमारा तीसरा सेगमेंट संचय, जहां आज हम जानेंगे सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आप देखते रहिए पैसा वसूल। The new mobile app from BSC. Now take BSC wherever you go. BSC CDX, powered by Bolt Plus. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSC since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSC Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSC and pay 99% less. BSC, experience the new. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSC Sensex, India's index, the world tracks. वेलकम बैक। फार्मास्यूटिकल्स, सॉफ्टवेयर, बैंकिंग्स, ऐसे कई और सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। क्या है सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स? आइए इस विषय पर विस्तार से नजर डालते हैं गरिमा दास की इस रिपोर्ट के जरिए। सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की एक कैटेगरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, फार्मास्यूटिकल आदि ऐसे कई सेक्टर्स हैं जहां आप निवेश कर सकते हैं। सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स में कई उतार चढ़ाव होने की वजह से ये थोड़े रिस्की भी हो सकते हैं, लेकिन जितना जोखिम हो उतने ही बेहतर रिटर्न्स मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। लंबी अवधि के लिए SIP के जरिए सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना एक अच्छा विकल्प माना जाता है। उतार चढ़ाव को अगर हम पॉजिटिवली देखें, अगर उसमें हम बेनिफिट ढूंढें तो हम एवरेजिंग का बेनिफिट इसमें ला सकते हैं SIP के थ्रू। एवरेजिंग का अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो समझो आपने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है मंथली, तो 10 रुपीज़ NAV से अगर हम शुरू करते हैं तो आपको 100 यूनिट्स मिलते हैं।
वैसे ही थोड़े टाइम बाद अगर आपकी NAV कम होती है, अराउंड 8 रुपीज़ होती है, तो आपके यूनिट्स बढ़ जाते हैं 125। वैसे ही आपकी NAV समझो और कम हो जाती है मार्केट में गिरावट के कारण, 5 रुपीज़ हो जाती है, तो आपके यूनिट्स हो जाते हैं 200। तो जितना आप एक म्यूचुअल फंड में आपको गिरावट जा सकती है, उतना ही आपको सामने यूनिट्स ज़्यादा मिल जाते हैं। तो इस तरह से जैसे ही आप मार्केट रिकवर करता है, आप आपका होराइजन मेंटेन करते हो, और जब रिडेम्पशन करने जाते हो, जब सेल करने जाते हो, तब आपके पास वो डाउन ट्रेंड का यूनिट्स अक्यूमुलेटेड होता है, तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे भी प्रॉफिट दिख जाता है। फार्मास्यूटिकल, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग और FMCG सेक्टर्स ने पिछले 3-4 सालों में काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और इन सेक्टर्स पर आधारित फंड्स ज्यादा लोकप्रिय हुए हैं। लेकिन किसी भी निवेश की तरह सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स में निवेश से पहले कुछ बातों पर ध्यान दें। अगर आपने डाउन पीरियड में सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स में एंट्री ली है, तो आपको उसमें अराउंड 3 to 5 इयर्स आप इन्वेस्टेड रहोगे। आपको एवरी 3 मंथ्स उसको रिव्यू करना पड़ेगा कि आपका म्यूचुअल फंड किस हिसाब से ग्रो हो रहा है। इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आपने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो आपको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स में जैसे हमने आपको बोला कि एंट्री फिक्स नहीं होती है, वैसे एग्ज़िट भी फिक्स नहीं होता है। लेकिन अगर आपने आपके शॉर्ट या मीडियम टर्म होराइजन में अगर आपने प्रॉफिट्स देख लिए हैं, अगर आपको प्रॉफिट हो चुका है, तो आप वो प्रॉफिट बुक करके एग्ज़िट ले सकते हो। अगर आपको लगता है, एक इन्वेस्टर को लगता है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में तेज़ी आने वाली है, या समझो इंफ्रास्ट्रक्चर, समझो गवर्नमेंट सरकार ने कुछ पॉलिसीज़ रिलीज़ की हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इतना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कुछ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है, या समझो फार्मास्यूटिकल में कुछ पॉलिसीज़ आई हैं, तो अकॉर्डिंगली आप वो पर्टिकुलर सेक्टर आपको लगता है कि इसमें अब तेज़ी आने वाली है, तो आप उसमें निवेश कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि बैंकिंग में इंटरेस्ट रेट्स चेंज आने वाले हैं, तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले सकते हैं कि ये सेक्टर ऊपर जाने की संभावना है, तो आप वहाँ पे अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकेंडली, आपका खुद का अगर कोई पर्सनल फेवरेट है तो आप उस सेक्टर को पकड़ सकते हो। जानकारों का कहना है कि निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो का 10% सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स में डालना चाहिए। कोई भी सेक्टर में निवेश करने से पहले उस सेक्टर के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च कर लें और फाइनेंशियल प्लानर की सलाह जरूर लें। जो निवेशक सिक्योरिटीज और शेयर खरीदने की सोच रहे हैं, वे जानना चाहते हैं कि लिक्विड और इलिक्विड स्क्रिप्ट क्या है। पेश है इस पर एक रिपोर्ट। पूंजी बाजार में जब भी निवेशक कोई सिक्योरिटी या शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि वो मुनाफा कमाए, और साथ साथ वो ये भी चाहता है कि जब चाहे वो अपनी सिक्योरिटी बेच सके या ले सके। तो उनका इसका मतलब ये होता है कि सिक्योरिटी तरलता होनी चाहिए, यानी कि लिक्विड होनी चाहिए। अभी आप मार्केट में जब भी आते हो तो 5000 स्क्रिप्ट लिस्टेड होती है अराउंड, उसमें सभी सिक्योरिटीज़ में तरलता या लिक्विडिटी नहीं होती। कई स्क्रिप्ट्स ऐसी होती है जो इलिक्विड रहती है और तरलता नहीं रहती है, उसके अतरल स्क्रिप्ट कहते हैं। अतरल स्क्रिप्ट के डिसएडवांटेज ये रहते हैं कि जब भी आप बेचने जाओगे या ख़रीदने जाओगे, तो आप उसको बेचने और ख़रीदने दोनों में दिक्कत पाओगे, क्योंकि आपके सामने काउंटर पार्टी यानी प्रत्याशी पार्टी नहीं मिलेगी आपको। तो इसके लिए वो अतरल स्क्रिप्ट रहती है जो आपको कभी ना कभी प्रॉब्लम में डाल सकती है अगर आप खरीदने जाओ या बेचने जाओ। दूसरी बात ये होती है कि जब भी आप अतरल या इलिक्विड सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करते हो, तो उसके प्राइसिंग भी नॉर्मल ट्रेडिंग से डिफरेंट रहते हैं, क्योंकि वो टोटली डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। निवेशक जब ये जानना चाहते हैं कि ये तरल स्क्रिप्ट है या अतरल स्क्रिप्ट, उसके लिए से एक्सचेंज ने हर क्वार्टर के एंड में वो अपनी स्क्रिप्ट का पूरा लिस्ट देते हैं, और वो लिस्ट एक्सचेंज की वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है, जो आप देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी या तो शेयर्स मैंने परचेज़ किए हैं या तो मैं परचेज़ करने वाला हूँ, वो लिक्विड है या इलिक्विड में फॉल करता है। तो उससे आपको पहले से ही जानकारी मिल जाएगी, एंड आप जब भी कोई शेयर्स में डील कर रहे हो या तो आप कोई सिक्योरिटी होल्ड कर रहे हो, तो आप एक इन्फॉर्म डिसीज़न ले सकते हैं कि ये शेयर्स में मुझे
आगे चल के कुछ दिक्कत होगी या नहीं होगी। सेकेंडली, ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए या तो निवेशकों की हित में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड और एक्सचेंज ने मिलके ये सभी स्क्रिप्टों को पीरियोडिक कॉल ऑक्शन में ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ है। जो पीरियोडिक कॉल ऑक्शन है वो भिन्न मात्रा की ट्रेडिंग सिस्टम है। उनकी ट्रेडिंग सिस्टम में जब पूर्ण समय तक एक समय अवधि रहती है, उस समय अवधि तक ऑर्डर्स एक्सेप्ट किए जाते हैं सिस्टम में। जब भी वो अवधि ख़त्म होने के पश्चात ऑर्डर को मैच किया जाता है काउंटर ऑर्डर से। वो ऑर्डर मैचिंग का जो सिस्टम है वो पूरा सिस्टम और डिमांड एंड सप्लाई और प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, जिससे कि मैनिपुलेशन जो इलिक्विड सिक्योरिटीज़ में काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। और जब भी व्हेन यू ट्रेड इन द आप इलिक्विड या अतरल स्क्रिप्टों में ट्रेड करते हो, उस समय ये ध्यान रखना चाहिए कि ये स्क्रिप्टों में ट्रेड करते हुए अगर गलतियां होती है तो पेनल्टी भी लग सकती है। अगर वो ऑर्डर्स मैच हो जाते हैं, उसमें ऑर्डर्स मैच होते ही मिनिमम पेनल्टी जो होती है वो 5,000 रुपीज़ फॉर होती है। उनका बाइफर्गेशन तो ऐसा होता है 2,500 फॉर बाई साइड एंड 2,500 फॉर द सेल साइड। सो मिनिमम पेनल्टी विल बी 5,000 रुपीज़। बहुत कम लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग के महत्व को जानते हैं। कंपाउंडिंग की बदौलत छोटी सी निवेश की भी राशि भी बड़ी बन जाती है। कंपाउंडिंग के इस पावर पर पेश है एक फीचर। डैड, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने? 15,000। किस लिए? मैंने बताया था आपको ना, मेरी बैट को क्रैक आ गया है। बैट के बेल्ट भी लूज हो गए और हैंड ग्लव्स भी अब पुराने हो गए। मुझे पूरा क्रिकेट किट ही नया खरीदना पड़ेगा। अभी कुछ दिन और चला लो, नेक्स्ट मंथ देखेंगे। लास्ट मंथ भी आपने यही कहा था। तुमने भी तो लास्ट मंथ यही कहा था। कम ऑन डैड, मेरे सभी दोस्तों ने नया किट लिया है। हाँ, इसलिए तुम्हें नया किट चाहिए। जरा सोचिए डैड, दीपक मल्होत्रा का बेटा वही फटा पुराना किट लेकर खेलता है। ऐसा जब लोग कहेंगे तो नाक किसकी कटेगी, मेरी या आपकी? पॉइंट टू बी नोटेड। लेकिन जब तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे तब नाक किसकी कटेगी, मेरी या तुम्हारी? मतलब आप नहीं दोगे मुझे पैसे? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पता है आर्यन? तुम्हें हर चीज जल्दी चाहिए, फटाफट मांगा और हाजिर। अच्छा चलो, दिया मैंने तुम्हें पैसा। That's like a good papa. पर माय गुड सन, इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? मैं? हाँ, मैं क्या दे सकता हूँ? तुम क्या दे सकते हो? अच्छा एक काम करो, तुम ये पूरी किताब पढ़ लो और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। No way, Dad, please. अरे क्रिकेट के ऊपर है, तुम्हारा तो पैशन है क्रिकेट। आपने पढ़ी है ना, तो आप ही बता दो ना इसमें क्या है। ऐसा किताब पढ़कर कोई क्रिकेटर नहीं बनता, उसके लिए अच्छा किट चाहिए। और उस किट को पाने के लिए तुम इतनी छोटी सी बात भी नहीं कर सकते? प्लीज डैड, मैं एक साथ 10 पेजेस भी नहीं पढ़ सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। तो तुम एक काम करो, तुम सिर्फ 15 पेजेस पढ़ो और ये रहा तुम्हारा उसके लिए 1 रुपया। Is it a joke, Dad? अरे तुम पढ़ना तो शुरू करो। जैसे जैसे तुम एक एक पेज आगे बढ़ोगे ये रकम दुगनी होती जाएगी और इधर तुमने 15 पेजेस कंप्लीट किए और तुम्हारी किट की रकम तुम्हारे सामने। डैड, ये 1 रुपया है और मुझे 15,000 चाहिए। अरे तुम पढ़ना तो शुरू करो। I don't know. Okay. आप यहीं बैठोगे क्या? हाँ भाई, तुम क्रिकेटर हो, चौके और छक्कों की मदद से 15 रन वैसे ही निकाल लिए तो मुझे सिंगल ही लेनी है। नेचुरली।
डैड, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। मगर कैसे? गिन लो पूरे है कि नहीं। मगर कैसे 16,384? 1 रुपए इतने में कैसे कन्वर्ट हो गया? मैं तुम्हें समझाता हूं बेटा। हमारी ये जो जिंदगी है ना, ये वनडे नहीं टेस्ट मैच है, जहां पर आपको बड़े पेशेंस से खेलते हुए एक एक रन जोड़ने होते हैं और स्कोर को आगे बढ़ाना होता है। चौके और छक्कों के पीछे लगोगे तो अपनी विकेट गंवा दोगे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋत आए फल होए। समझे? यस बाबा। अब मैं अपनी नई किट से जिंदगी की नई इनिंग शुरू करूंगा, एक एक रन जोड़ के। Now that's like my good son. Thank you पापा। निवेश में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का अलग ही महत्व है। निवेश का समय लंबा हो तो कंपाउंडिंग का कमाल देखते ही बनता है। निवेश की शुरुआत जितनी जल्दी की जाए, कंपाउंडिंग का लाभ उतना ही अधिक मिलेगा। कंपाउंडिंग के लाभ के लिए निवेश की गई रकम और समय सीमा महत्वपूर्ण होती है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को हम कम महत्व नहीं दे सकते हैं। इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट टूल। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सही कहा है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है, और ये बात काफ़ी सही है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। 4 दोस्त थे, अमित, बासु, चंदन और दिनेश। अमित महीने के 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है, लेकिन वो 25 साल का ही है और उसकी रिटायरमेंट एज 60 पे होगी। बासु 10 साल के बाद शुरू कर रहा है, उसकी इन्वेस्टमेंट 2000 रुपया है। चंदन और 10 साल के बाद शुरू कर रहा है, तो उसे इन्वेस्ट करने हैं 4000 रुपये। और दिनेश एज 55 के हो गए हैं, उनके हाथ में सिर्फ 5 साल है, तो उनको इन्वेस्ट करना है 8000 रुपये। चारों फ्रेंड को 10% इंटरेस्ट पे पैसे बचा रहे हैं। लेकिन खूबी की ये बात है कि जो अमित सिर्फ 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं एज 60 तक, वो अभी 25 साल का है, तो उसकी किटी में नियरली 38 लाख रुपीज़ है। लेकिन दिनेश, जिसके हाथ में सिर्फ 5 साल है, वो 8000 रुपये महीने बचत कर रहा है, लेकिन 5 साल में वो सिर्फ 6,19,000 बचा सकता है। तो इसी को कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप जल्दी शुरू करें तो आपके पैसे पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग की इफ़ेक्ट होगी, जैसे आपकी प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। निवेश की गई छोटी रकम भी कंपाउंडिंग की बदौलत बड़ी रकम बन जाती है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ लेना है तो जल्दी निवेश शुरू करें। वक्त हो चला है शो के अंतिम ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे दर्शकों के कुछ सवालों के साथ। आप देखते रहिए पैसा वसूल। When the Sensex is up, you find a smile on every face. I'm Deven Choksi, member of BSE since last 33 years. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. The new mobile app from BSE. Now take BSE wherever you go. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. The Sensex is a daily diary of the Indian dream. I'm Ramesh Damani and I have been associated with the BSE all my life. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे आखिरी सेगमेंट उपाय में। आइए देखते हैं हमारे कुछ दर्शकों द्वारा हमारे एक्सपर्ट से मांगी गई कुछ सलाह। मेरा नाम रूपा खत्री है, मैं एक ऑफिस में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर मुझे 5 साल के बाद
कुछ पैसे चाहिए अपने एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, तो मैं किसी म्यूचुअल फंड में लमसम में पैसा लगाऊं या सिप करना स्टार्ट करूं? किससे मुझे पैसा ज़्यादा मिल सकता है? रिटर्न कहाँ पे ज़्यादा मिलेगा मुझे? रूपा जी आगे पढ़ने की सोच रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। एक दो चीज़ ध्यान में रखें। आपने 4 से 5 साल का समय दिया है, तो पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास लमसम पैसे हैं तो आप इसको एक डेट फंड में निवेश करें और वहाँ से सिस्टमेटिकली ट्रांसफ़र करते रहे इक्विटी फ़ंड में। अगले 2 या 3 साल तक ये करते रहे और उसके बाद में पैसे वापस डेट फंड में ले आए। क्योंकि 4-5 साल का फासला है तो आपको थोड़ा बैलेंसिंग फैक्टर करना होगा। ये एक उपाय है। अगर आपके पास पैसे अभी तैयार नहीं है, मतलब आप हर महीने आपको इनफ्लो आता रहेगा और आप निवेश करना चाहती हैं, तो आपके लिए SIP बेहतर विकल्प है। आप एक फॉर्म भर दें म्यूचुअल फ़ंड का, उसमें डेट और इक्विटी के कॉम्बिनेशन वाला फ़ंड ले ले। ऐसा कोई फ़ंड ले ले जिसमें 20 से 30% इक्विटी में हो और बाकी के पैसे डेट फंड में जाए। और आपकी जो रिक्वायरमेंट है 5 साल की, तो करीब 4 साल जब ख़त्म हो जाए तो उसमें से पैसे धीरे धीरे निकालते रहे और आपके बैंक अकाउंट में ला दे, ताकि जब फ़ी भरने का वक्त आए तो आपके पैसे जो हो आपके पास तैयार हो। ये आचार्य, मैं प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। मेरा पास 25-30 हज़ार सेविंग है। मेरे को इन्वेस्टमेंट करने का है, निवेश करने का है। कहाँ करेगा तो मेरे को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। यश जी, सवाल पूछने के लिए धन्यवाद। एक चीज़ ध्यान में रहे, बढ़िया रिटर्न पाने की जो आपने बात की है, ये आपके गोल्स पर निर्भर करता है। अगर हवाई जहाज़ और साइकिल 2 की बात करें तो हवाई जहाज़ तेज़ है, लेकिन अगर हमें 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पे जाना है तो हमें साइकिल का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरह जब निवेश करते हैं तो हमारे गोल्स पे ध्यान रखना चाहिए। अगर लंबे अरसे के गोल्स है, जैसे कि 7, 8, 9 साल के बाद गोल्स आने वाले हैं, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड ले सकते हैं, जिसमें आप हर महीने निवेश करते जाए। इसमें चढ़ाव उतार की संभावना है, लेकिन लंबे अरसे के लिए अगर देखा जाए तो बेहतर रिटर्न इसमें मिल सकते हैं, हालांकि गारंटीड नहीं है। अगर आपके कोई गोल्स है, अगर आपके कोई ध्येय है जो अगले 2 या 3 साल में आने वाले हो, तो आप बैंक की रिकरिंग डिपॉजिट है जहाँ पर रिटर्न्स अश्योर्ड रहते हैं, पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट है जहाँ भी रिटर्न्स अश्योर्ड है, उसके अलावा 1-2 पोस्ट ऑफिस की स्कीम है वहाँ पर निवेश कर सकते हैं, या डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड ले ले। और अगर 3 और 7 साल के बीच की अवधि हो आपके गोल्स की, तो उसमें आप इक्विटी फंड कर सकते हैं, गोल्ड फंड कर सकते हैं और डेट फंड, तो तीनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, तो आपका एक संतुलित पोर्टफोलियो भी बन जाएगा। मेरा नाम दर्शना निकांदी है, मैं एक ऑफिस असिस्टेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं पिछले 3 साल से इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही हूँ, पर अब 2 साल बाद मुझे मेरे शादी के लिए पैसे चाहिए, तो अभी मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही वो पैसे रहने दूँ या मैं किस में शिफ्ट करूँ? कम से कम 3 लाख के अराउंड इक्विटी म्यूचुअल फंड में मेरे पास अभी अमाउंट है, तो अभी मैं उसमें ही रहने दूँ या मैं किसी में और शिफ्ट करूँ? दर्शना जी, बहुत बहुत बधाई हो, शादी की बात आपने पैसे सेव करना चालू कर दिया है। क्योंकि 2 साल के बाद शादी है, तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप धीरे धीरे पैसे निकाल लें, क्योंकि हालांकि मार्केट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन अगर उस वक्त अगर किसी वजह से मार्केट में अच्छे रिटर्न्स ना हो तो आपने जो ये मेहनत की है वो पूरी मेहनत बेकार जाएगी। इसलिए पैसे धीरे धीरे निकाल के एक डेट इंस्ट्रूमेंट में या तो फिक्स डिपॉजिट में निवेश कर ले या डेट फंड में रखें और शादी के टाइम पे ये पैसों का इस्तेमाल करें। मेरा नाम अंशिका श्रीवास्तव है एंड मैं एज अ क्रेडिट कंट्रोलर काम करती हूँ। मैं अपना मेरे पास कुछ 20,000 पर मंथ में इन्वेस्ट करना चाहती थी, तो मैं सोच रही थी कि कहाँ इन्वेस्ट करूँ, तो मुझे जस्ट एक हेल्प चाहिए था कि अगर मुझे आप इस चीज़ में सजेस्ट कर सके कि मैं कहाँ अमाउंट इन्वेस्ट कर सकती हूँ फॉर अ लॉन्ग टर्म। आपने बात कही कि लॉन्ग टर्म, लेकिन लॉन्ग टर्म की अवधि सभी निवेशकों के लिए अलग अलग होती है। एक फाइनेंशियल प्लानर के नज़रिए से देखें तो लॉन्ग टर्म कम से कम 7 या 9 साल का फासला है। अगर आप 7 या 9 साल और उससे लंबे अरसे के लिए निवेश करना चाहते हो तो आपके लिए इक्विटी मार्केट यानी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। आप उसमें भी निवेश कर सकते हैं। उसके अलावा आप गोल्ड फंड भी एक ले सकते हैं। तो गोल्ड फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड ये दोनों में आप SIP करते जाए। एक ध्यान में रहे कि इन दोनों के रिटर्न्स जो है वो निश्चित नहीं रहते। इसमें मार्केट के चढ़ाव उतार के हिसाब से आपकी NAV बढ़ेगी, कम होगी और रिटर्न्स प्लस और माइनस हो सकते हैं। लेकिन पास्ट डेटा ये कहता है, ये देखा गया है कि अगर लंबे अरसे तक निवेश करते रहे तो इसमें बेहतर रिटर्न की संभावना है। इंटरनेट और ईमेल संचार की दुनिया में क्रांति ले आए हैं।
लेकिन सभी गांव तक अभी इसकी पहुंच नहीं हुई है। ग्रामीणों तक इसके लाभ को पहुंचाने और इस डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए डाक विभाग ने ई पोस्ट सेवा शुरू की है। क्या है ये ई पोस्ट सेवा, आइए जानते हैं संजीत कुमार की इस रिपोर्ट के जरिए। संचार के इस युग में वैसे तो मोबाइल, ईमेल और एसएमएस से पल भर में ही संपर्क हो जाता है और संदेशों का आदान प्रदान हो जाता है, लेकिन देश के सुदूर गांव में रहने वाले लोग अभी तक इंटरनेट की पहुंच न होने से ईमेल जैसी सुविधा से वंचित हैं। ऐसे लोगों के लिए सहारा बना है डाक विभाग। शहर और गांव के बीच इस डिजिटल डिवाइड की खाई को भरने के लिए डाक विभाग ने ई पोस्ट सेवा शुरू की है। ये सेवा देश के जिला स्तरीय सभी डाकघरों में शुरू की गई है। ई पोस्ट जो है इसमें हमारा दोनों चीज़ शामिल है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन और फिजिकल डिलीवरी। मतलब हम लोग जैसे कोई अगर हमारे जैसे पहले टेलीग्राम आप लोग भेज रहे थे, अभी तो टेलीग्राम बंद हो गया, तो अभी भी अगर आप कुछ ऐसे हाथ में लिख के किसी को भेजना चाहते हो लेकिन आपके पास वो ईमेल फैसिलिटी नहीं है, तो हम लोग अपने जो पोस्ट ऑफिस में वो मैसेज को एक्सेप्ट करते हैं और उसको हम लोग ईमेल के जरिए उसको नियरेस्ट डिलीवरी पोस्ट ऑफिस को भेजते हैं और वहाँ पर वो मैसेज जो है प्रिंट होके वहाँ फिजिकल डिलीवरी वो एड्रेस को हो जाता है। एक पेज भेजने का शुल्क 10 रुपए निर्धारित किया गया है। ई पोस्ट भेजने के लिए काउंटर पर बैठे कर्मचारी को चिट्ठी का मजमून बताना पड़ेगा। वह मजमून कंप्यूटर में कंपोज कर देगा। अगर कोई कंप्यूटर चलाना जानता है तो वह स्वयं भी कंपोज कर सकता है। अगर कोई कागज पर पत्र लिख कर लाता है तो उसके पत्र को स्कैन कर ई पोस्ट द्वारा भेजा जा सकता है। पलक झपकते ही चिट्ठी गंतव्य शहर पहुंच जाएगी और फिर डाकिया संबंधित व्यक्ति को पहुंचा देगा। जिला मुख्यालय से दूर के गांव में ई पोस्ट से भेजे गए सभी पत्र 24 घंटे में पहुंच जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने जैसे आपको बोला कि हमारा वो उनके पास ईमेल अगर हो तो वो तो डायरेक्टली भेज देगा, लेकिन क्योंकि उसके पास ईमेल का सुविधा नहीं है इसीलिए वो कोई भी जो मैसेज जो है हमारे पोस्ट ऑफिस में आता है और वो मैसेज को हम लोग इधर स्कैन करते हैं या डाटा एंट्री करके उस मैसेज को हम लोग आगे भेज देते हैं। नहीं, और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। जैसे ये ऑर्डिनरी आर्टिकल जैसे हमारा दूसरा भी डिलीवरी होता है तो वो जो दूसरा डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में जब ये प्रिंट हो जाता है तो फिर ऑर्डिनरी मेल के जैसे वो भी हमारा वो पोस्टमैन लेकर उसको डिलीवरी कर देता है। बस ये एक्चुअली जब टेलीग्राम जब से बंद हो गया है तब ये ई पोस्ट जो है एक जरिया है कि जो आप मतलब अगले मतलब बहुत जल्दी क्विकली मतलब इसको जल्दी अगले एक दिन के अंदर उसको जो कोई भी मैसेज किसी को पहुंचाना है या कोई एक आदमी अगर बहुत सारे लोगों को कुछ मैसेज भेजना चाहता है, क्योंकि फिजिकल एक मेल जाने में एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी टाइम लगता है, तो इसमें इंडिया में कहीं भी अगर ऐसे सिमिलर मैसेजेस अगर किसी को भेजना हो तो बहुत जल्दी ये थ्रू ई पोस्ट भेज सकता है। एक्चुअली हमारे एक ये भी सुविधा है कि जो अगर कॉर्पोरेट कस्टमर्स हमारे हैं जो चाहे तो अगर बहुत सारे लोगों को भी भेज सकते हैं, उसके लिए उनका चार्जेस भी कम है। वो अगर 50 से ज़्यादा भेजेंगे तो पर मैसेज 5 रुपया हो जाएगा और 50 से कम है तो 6 रुपया हो जाएगा। देश के दूर दराज के गांव में आपको अगर अपना संदेश एक ही दिन में पहुंचाना हो तो ई पोस्ट सेवा से बेहतर कोई अन्य विकल्प नहीं है। आप नियमित रूप से या कभी-कभी अपनी इस्त्री या आयन का इस्तेमाल क्यों ना करें। अगर आप इसे संभाल कर नहीं रखेंगे तो ये ज्यादा दिनों तक आपका साथ नहीं देगी। कैसे करें अपनी आयन की देखभाल, देखते हैं गरिमा दास की इस रिपोर्ट में। साधारण आयन हो या स्टीम आयन, दोनों की देखभाल या रखरखाव बेहद जरूरी है। कुछ घरेलू नुस्खे अपना के आप अपने घर में ही अपने आयन की देख-रेख कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पानी डाल दिया और वो 10-15 जोड़ी कपड़ा प्रेस करने के बाद में साइड में रख देते हैं। फिर वो सेकेंड डेज एक्चुअली वही जो पानी एकदम पीला पड़ जाता है और फिर कपड़ों पे लगता है, फिर कपड़ा दाग होने लगता है। तो ये जो यूज़ करने का तरीका है ना, जैसे कि स्टीम आयन आपने कपड़ा प्रेस कर दिया, उसके बाद में फिर जो भी पानी बचा हुआ रहेगा तो वो स्प्रे इसके लिए दिया हुआ था कि स्प्रे से एकदम पूरा पानी बाहर निकले। और टैंक क्लीनर रहता है, इसको 2-3 बार प्रेस करेंगे ना तो वो पूरा पानी निकल जाएगा। तो आपकी सेकंड डे जब आयरन यूज़ करेंगे सेकंड डे तो एकदम फर्स्ट क्लास रहेगी और नहीं कपड़ा गंदा होएगा नहीं कुछ होएगा। आप पूरा आयरन को एकदम हीट कर दो, मतलब कॉटन पे लाके उसको छोड़ दो। उसके बाद में फिर जब वो पूरा हीट हो जाएगा फिर उसको आप उल्टा करके उसको मतलब जो एक मोमबत्ती आती है सिंपल सी, उसके ऊपर आप उसको लगा दो। लगा के फिर एक अच्छा एक कॉटन का कपड़ा ले लो और उसको जर्ट से एक्चुअली क्लीन करो, काफ़ी तो क्लीन हो जाएगा। और उसको एक्चुअली खड्डे में भी थोड़ा सा करेंगे तो वो निकल जाएगा एकदम पूरा। कई बार आयन के वायर को ज्यादा मोड़ने की वजह से वायर खराब हो जाता है, जिसकी वजह से आयन काम करना बंद कर देता है। इसलिए आपको वायर का भी सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। प्रेस होने के बाद में अपन को ये जो आयन का जो वायर है ना, बैंड को निकालना चाहिए। निकाल के फिर अच्छी तरह उसको 2-3 बैंड लगा के उसको साइड में रख दो। और दूसरा क्या है,
जैसे कि अभी आप प्रेस को स्टार्टिंग में जैसे कि एकदम हीट हुआ और उसको छोड़ देंगे, एकदम छोड़ने के बाद में जैसे कि कोई क्या रहता है कि पटक देता है, तो ज़ोर से ऐसे पटकनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो हीट रहती है ना स्टीम आयरन में जो कॉयल, वो कभी शॉर्ट होने की संभावना रहती है और उसका थर्मोस्टेट भी शॉर्ट हो सकता है। तो स्टीम आयरन को जब यूज़ करने के बाद में लास्ट मोमेंट पे जैसे आयरन को रखना है ना, तो ईजी धीरे से रखने का। सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की तरह क्लोथिंग आयरन की भी समय समय पर देखरेख करें। आयरन के सोल प्लेट को ब्लेड से न घिसें और टैंकर का पानी साफ करते रहें। पैसा वसूल को सराहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शो का नया रूप कैसा लगा हमें ज़रूर ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है paisavasool3@gmail.com। आप हमें इस पते पर लिख भी सकते हैं। पैसा वसूल, 3rd फ्लोर, आदेश्वर आर्किड, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400093, इंडिया, TVC। अगले हफ्ते कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Raw Media.